रूमिनेंट स्टोमक या इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टोमक। तो रूमिनेंट की अगर अपन बात करते हैं तो रूमिनेंट के अंदर बेसिकली कौन आता है बेटा? काउ, बफेलोज, ये क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट। तो जब हम रूमिनेंट स्टोमक को देखते हैं तो रूमिनेंट स्टोमक के अंदर अपने को 4 चेंबर मिलते हैं। देयर आर 4 चेंबर इन रूमिनेंट स्टोमक। 4 चेंबर होते हैं बेटा इसके अंदर। पहला चेंबर होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमासम और चौथा होता है अबोमासम। ये 4 चेंबर अपने को कैटल्स के अंदर या रूमिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड अबोमासम। ठीक है। अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जितने भी कैटल्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे गाय, भैंस, इनको आप देखिए कभी रात में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, बेसिकली जवाली करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब इनको फूड मिलता है तो उस फूड को एक चेंबर में पूरा स्टोर कर लेते हैं। अपन ऐसा नहीं कर सकते। अपन जो फूड है वो सीधा सीधा इंटेक करते हैं, उसका डाइजेशन हो जाता है, वो आगे चलाता है। ये क्या करते हैं, एक चेंबर के अंदर सारा फूड स्टोर कर लेते हैं, फ्री टाइम में उस फूड को वापस ईसोफेगस से माउथ में लेके आते हैं, फिर उसको चबाते हैं और फिर जाके वो डाइजेशन की प्रोसेस में एंटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 4 चेंबर होगा, जैसे ये ईसोफेगस और ये एक चेंबर मान लेता हूं, ठीक है। ये वाला पहला चेंबर होता है बेटे, ये कहलाता है रूमेन। यहां पे कहलाता है ये रेटिकुलम, ये कहलाता है ओमासम और ये कहलाता है अबोमासम। ये जो अबोमासम है ना, यही बेटा ट्रू स्टोमक होता है। कैटल के अंदर यही ट्रू स्टोमक होता है और कैमल और डियर के अंदर ओमासम एब्सेंट होता है। कैमल और डियर के अंदर ये एब्सेंट होता है, उनके अंदर ये वाला चेंबर नहीं होता। ये वाला पार्ट होता है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस देखिए, जो भी फूड है वो ईसोफेगस से अगर हम देखेंगे तो कहां चला जाएगा बेटे? स्टोर होने के लिए रूमेन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? रूमेन में चला जाएगा। रूमेन जो है लार्जेस्ट चेंबर है, ये लार्जेस्ट चेंबर। यहां फूड चला गया, फिर यहां से फूड वापस आएगा और ये फूड चला जाएगा ईसोफेगस में। वापस से वो चबने वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर यहां से ये लौटेगा तो ये आएगा बेटा यहाँ पर रूमेन के अंदर। किसमें आएगा? सॉरी, रेटिकुलम में। कहां पर आएगा ये? रेटिकुलम में। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलम, हनीकॉम्ब लाइक। फिर रेटिकुलम से ये फूड जाता है बेटा ओमासम में। कहा जाता है? ओमासम में। और ओमासम से एंटर करता है अबोमासम। ठीक है। पहले फूड कहां गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहां पर गया? रूमेन में। रूमेन से वापस कहां जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से वापस कहां पर आएगा बेटा? रेटिकुलम में। रेटिकुलम से जाएगा ओमासम में। ओमासम से जाएगा अबोमासम में। तो ये जो अबोमासम है, इसी के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू स्टोमक। क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमक। ठीक है। जो रूमेन है और रेटिकुलम है, यहां पे अगर अपन देखेंगे
तो बेसिकली जो भी कैटल होता है वो कैटल ज्यादातर सेल्यूलोज घास जो होता है उसको क्या करता है बेटा, इनटेक करता है। ठीक है, तो अपने को यह मालूम है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजन गाय के गोबर के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर अपन रूमेन और रेटिकुलम इन दोनों को अगर अपन देखें तो ये रूमेन और रेटिकुलम इन दोनों के अंदर की जो लाइनिंग होगी वो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। ठीक है, मतलब यहां पे अगर अपन देखेंगे रूमेन और रेटिकुलम इन दोनों जगह पर अपने को केराटिनाइज्ड एपिथेलियम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसके अलावा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। सिम्बायोसिस एक इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का जिसमें दोनों को बेनिफिट है। जैसे ई कोलाई की अगर अपन बात करते हैं तो जो हमारा इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, इसर्चिया कोली। दिस ई कोलाई बैक्टीरिया शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वो हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट के ऊपर क्या करता है, फीड करता है, तो उसको खाना मिल गया और अपने को उससे क्या मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, विटामिन। मतलब हमारा भी फायदा है उसका भी फायदा है। तो कैटल के अंदर ये जो रूमेन और रेटिकुलम है इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या देखने को मिलेगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और यहां पे अगर अपन देखेंगे कि ये रूमेन से फूड को वापस कहां पे लेके आ रहा है, इसोफेगस में, है ना। तो अगर कोई चीज अपनी मर्जी के हिसाब से हम वापस से ऊपर लेकर आ सकते हैं, मतलब उसका नेचर क्या होगा, वो जो मसल्स होगी उसका नेचर क्या होगा, वॉलेंट्री। तो यहाँ पे जो मसल्स होगी बेटा उसका नेचर क्या होगा, वॉलेंट्री। और यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अपने को देखने को मिलेगा। ये किसका स्टोमक हुआ बेटा, रूमिनेंट और कैटल का। इसको कंपाउंड स्टोमक भी बोलते हैं या रूमिनेंट स्टोमक भी बोलते हैं। समझ में आया बेटा सभी को। अब एक टर्म आता है कैलोरोफिक वैल्यू। कैलोरोफिक वैल्यू, व्हाट द मीनिंग ऑफ कैलोरोफिक वैल्यू। जब भी अपने पास में कोई फूड आर्टिकल है, उस फूड आर्टिकल को अगर एक इंस्ट्रूमेंट आता है बेटा जिसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, उस बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर अगर अपन उसका कंबशन करते हैं, उसको पूरा जलाते हैं, पूरा खत्म करते हैं, और उससे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट की अलग होगी, फैट की अलग होगी, प्रोटीन की अलग होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को किससे मिलती है, फैट से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर अपन बात करें तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, फैट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर अपन बात करते हैं देखिए, अगर अपन कैलोरीफिक वैल्यू है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। मतलब 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो जितनी हीट लिबरेट होगी वो कहलाएगी कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहलाएगी बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर 1 ग्राम फूड का अगर हम कंबशन करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट होगी, वो क्या कहलाएगी बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम देखेंगे तो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हमारे अंदर अगर हम कंबशन की बात करें तो किसका कंबशन होगा अपने अंदर, कार्बोहाइड्रेट का।
किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के कंबशन होने से अपने को कितनी कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है? तो हम अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से अपने को 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड होती है। कितनी होती है बेटे? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है अपने को क्या होगा बेटा? एनर्जी मिलेगी। सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी। सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी। कितनी मिलेगी फैट से? फैट से कितनी मिलने वाली है बेटे? 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। और अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में नियरली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिलेगी। ये तो बात हो गई कैलोरीफिक वैल्यू की। किसकी बात हो गई बेटे? कैलोरीफिक वैल्यू की, ठीक है। अब जैसे जो बच्चा होता है और जो अडल्ट होते हैं, तो हमारे अंदर जो प्रोटीन का कंजम्पशन है, जो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन है, वो वेरी करता है। एज टू एज वेरी करता है, ग्रोइंग एज में भी वेरी करता है। जैसे अगर आप बच्चे को देखेंगे, बड़े को देखेंगे, तो आपको समझ में ही आएगा कि यार जो बड़ा व्यक्ति है उसकी डाइट थोड़ी सी कम है और बच्चे की डाइट कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ओल्ड एज में जाते हैं तो पता लग रहा है कि वो जो ओल्ड मैन हो चुका है वो उससे अब 1 चपाती 2 चपाती इससे ज़्यादा चपाती उससे फीड नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे कैटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या हो गई? कम हो गई। बच्चे के अंदर उल्टा होता है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है और डिस्ट्रक्शन कम होता है सेल के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो पहला डिसऑर्डर है कवास्कर, ठीक है, कवाशिकोर, ठीक है। कवाशिकोर की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है। 2 डिसऑर्डर है बेटा, एक है कवाशिकर और एक होता है मेरास्मस। दोनों अलग अलग। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, और ये केवल प्रोटीन की कमी है। मतलब डाइट में अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं होगा, भाई प्रोटीन अपने को क्यों चाहिए? प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो बिल्डअप होती है ना, जब हमारी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो जिस बच्चे को बेसिकली हम 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को कवास्कर की डिफिशियंसी होती है, ध्यान, 1 साल से लेकर 3 साल के जो बच्चा होता है बेटा उसको कवास्कर की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। कवास्कर की अगर डिफिशियंसी है, प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी है, ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लें। ये कवास्कर क्या है बेटा? प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ठीक है। एज ध्यान रखें, 1 साल से लेकर 3 साल। एज कितनी? 1 साल से लेकर 3 साल, और ये 1 साल तक, ठीक है। इसमें एज लिमिट कितनी है? इस वाले में 1 ईयर। देखो दोनों में अंतर है। मरास्मस बेसिकली हिंदी में अगर मैं बोलूं तो सूखे की बीमारी, ठीक है। मतलब इसमें जो बच्चा होगा उसकी रिब्स प्रोमिनेंट होगी, मतलब उसकी हड्डी हड्डी दिखेगी अपने को, ठीक है। हाथ पैर एकदम पतले से और हड्डी हड्डी दिख रही है बेचारे की, मतलब उसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट दिखेगी नहीं, वो जस्ट एक स्केलेटन के जैसा ही दिखेगा बेचारा, क्योंकि उसके अंदर इसमें मरास्मस में क्या होगा? इट्स ए प्रोटीन प्लस एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी इसके अंदर क्या हो गई है? इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो कवास्कर बेसिकली क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी है, 1 साल से 3 साल के बच्चों को होती है। इस कवास्कर के अंदर क्या होता है? जैसे इसमें क्या हो जाता है, मैंने बोला कि रिब्स जो प्रोमिनेंट होती, पूरा हड्डी हड्डी बेचारा देखिए स्केलेटन जैसा दिखने लग जाता है। इसके अंदर क्या होता है? पफिनेस आ जाती है, मतलब वो दिखता कैसा है? फूला फूला, बट उसके अंदर क्या है? डिफिशियंसी। तो इसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, पफिनेस हो जाएगा,
पैर जो है उस पे स्वेलिंग आ जाएगी, फेस पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, पॉट बेली, टमी सी निकली हुई दिखेगी, बट उसको किसकी डिफिशियंसी है बेटा, प्रोटीन की डिफिशियंसी। समझ में आया, प्रोटीन की इसको बेटा डिफिशियंसी है। तो जिस बच्चे को प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाएगी, मेंटल इलनेस जैसे सिम्टम धीरे धीरे अगर बहुत लंबे समय तक रहे बेटा तो मेंटल इल हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे बच्चे को जिसको प्रोटीन डिफिशियंसी है, हम सही कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर क्षेत्र के अंदर आंगनवाड़ी जो है वो संचालित करती है। वो केवल इसलिए क्योंकि ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनको नरिशमेंट प्रॉपर मिले, उनको प्रोटीन प्रॉपर मिले, तो उनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड नहीं हो। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स अगर अपन बात करें तो पल्सेस जो है, दाल जो है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है, और अंडा जो है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो जो वेजिटेरियन है वो दाल को फीड कर सकते हैं, मिल्क इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉनवेज फीड कर सकते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो अंडा सबसे बेस्ट सोर्स है। उसकी कीमत भी कम होती है और उससे प्रोटीन भी सफिशिएंट मिल जाता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को एक पोषण आहार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि उसके अंदर सारा कितना प्रोटीन चाहिए, उसकी एज के हिसाब से कितना उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अलग है और प्रोटीन डिफिशियंसी अलग है। प्रोटीन डिफिशियंसी में कवास्कर है और प्रोटीन एनर्जी के अंदर बेटा मरासमस है। इसमें रिब्स प्रोमिनेंट होगी, इसमें रिब्स प्रोमिनेंट नहीं होगी, इसमें पफिनेस होगी, इसमें पफिनेस नहीं होगी। ग्रोथ इसमें भी स्टंटेड होगी, ग्रोथ इसके अंदर भी स्टंटेड होगी। और जितने भी इसको अगर सही करना है बेटे तो अपने को क्या देना पड़ेगा, इसके अंदर अपने को क्या, प्रोटीन रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट क्या करना पड़ेगी, अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये दो डिसऑर्डर है, कवास्कर एंड मरासमस। ये तो कमी वाले हो गए कि डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, ये वो वाले हो गए, ठीक है। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यार अपने देश में अपन बोलते हैं कि भूखमरी ज्यादा है। मेरा थोड़ा सा भूखमरी तो है नो डाउट, लेकिन हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोगों की जो डेथ है वो ओवर ईटिंग से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। पेट तो भर जाता, मन नहीं भरता, और उस मन नहीं भरने के कारण क्या होता है कि जो ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो पर्सन जो सैचुरेटेड फैट को बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो सबक्यूटेनियस फैट है उसका अमाउंट बढ़ने लगेगा। उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, ओबेस, दैट इज ओबेसिटी। तो जिसको ओबेसिटी हो गई उसको ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपने तारक मेहता अगर देखा होगा तो उसमें एक अच्छा एक कैरेक्टर आता है डॉक्टर हाथी। तो डॉक्टर हाथी को अपन कंसिडर करें कि वो ओबेस है, ओबेसिटी है उसको, तो ओबेसिटी ना हो इसलिए अपने को जो भी डाइट है वो डाइट एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। कोई भी चीज की ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा घी, फैट, बटर हमको इंटेक नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में उनको इंटेक करना चाहिए जितना हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो तीसरी डिसीज की अगर अपन बात करें तो अपन ओबेसिटी बोल सकते हैं, ओबेसिटी, और इसी को डिफरेंशिएट करके हाइपर कोलेस्ट्रीमिया भी बोल सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है। और जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है बेटा, अगर मैं वहां पे देखूं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैपिलरीज के अंदर स्टोर होने लग जाता है, और जब वो कैपिलरीज वगैरह के अंदर स्टोर होने लग जाता है तो जो वेसल्स है उसका ल्यूमेन कम होने लग जाता है, तो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में। तो अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा अनसैचुरेटेड फैट जो है उसको यूज करना चाहिए। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि किसी को हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है तो उसके लिए जो स्पेशल अलग से सफोला या दूसरी कंपनी का जो ऑयल आता है उसके अंदर प्यूफा पाया जाता है। प्यूफा बेटा बेसिकली होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितना वो अनसैचुरेटेड होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, सैचुरेटेड होगा वो ब्रेक नहीं करेगा, उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, बैड कोलेस्ट्रॉल जनरली ज़्यादा हो जाती है। और अगर अपन ओबेसिटी की बात करते हैं बेटा तो कोई हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के बाद में एक्सेस में अगर हम कोई चीज़ इंटेक कर रहे हैं जिसके कारण अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है फैट के अलावा, तो ओबेसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है।
किसी किसी के अंदर क्या होता है, हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, मतलब विटामिन जो है वो ज़्यादा इंटेक करना भी नुकसानदायक है। ठीक है, विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। सबसे मेन चीज़ है कि जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर बेटा सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हाइपर विटामिनोसिस भी होता है, विटामिन डी एक्सिस में हो जाती है, तो उसके भी कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, इचिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, कुछ उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। बस अपने को मालूम होना चाहिए कि हाइपर विटामिनोसिस करके भी होती है, विटामिन की हाइपो भी होता है और हाइपर भी होता है। तो हाइपर विटामिनोसिस भी नुकसानदायक है और हाइपो विटामिनोसिस भी नुकसानदायक है, हाइपर भी और हाइपो भी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो क्वाशकर है प्रोटीन का, प्रोटीन एनर्जी मरासमस है, ओबेसिटी है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सारे के सारे बेटा ये डिसऑर्डर्स है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होने के कारण ये क्या है बेटा, डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है दैट इज विटामिन। अगला टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं बेटे विटामिन। तो अगला टॉपिक आता है बेटा विटामिन। तो विटामिन की अगर अपन बात करते हैं तो स्टडी ऑफ विटामिन को क्या बोला जाता है, विटामिनोलॉजी। लॉजी वर्ड बेटा जिसके पीछे भी लग जाता है उसका मतलब हो जाता है स्टडी। विटामिन है ना। ठीक है, वैसे ही वाइटल शब्द जो होता है ना, इसेंशियल, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है बेटा विटामिन। तो स्टडी ऑफ विटामिन नोन एज विटामिनोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ विटामिन। ठीक है, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक ने जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय लुनिन। विटामिन की अगर डिस्कवरी की बात करेंगे तो किसने डिस्कवर किया था, विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय लुनिन। ठीक है, बट जो टर्म विटामिन है वो दिया था हॉपकिन ने। टर्म विटामिन हॉपकिन एंड फंक। ठीक है, विटामिन हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। विटामिन्स आर नॉट synthesized in our body। हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, अपने को एडिशनल फॉर्म में ही फ्रूट से, वेजिटेबल से, सीरियल से ही अपने को इन सब चीज़ों से क्या इंटेक करना पड़ता है बेटा, विटामिन लेना पड़ता है। तो विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। विटामिन्स आर बायोलॉजिकल रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। विटामिन्स क्या है, बायोलॉजिकल रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है, बायोलॉजिकल रेगुलेटर है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, हमारी बॉडी इनको बेटा सिंथेसाइज नहीं करती। और सबसे अर्लीस्ट नॉन विटामिन, अर्लीस्ट नॉन विटामिन, विटामिन सी। सदियों से विटामिन सी का यूज करते आ रहे हैं, तो अर्लीस्ट नॉन विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। और अगर अपन सबसे पहले कौन सा विटामिन एक्सट्रैक्ट हुआ तो B1। ठीक है, एक्सट्रैक्शन पे अगर जाएंगे तो B1। ठीक है, एक्सट्रैक्शन पे अगर अपन जाएंगे, एक्सट्रैक्शन तो B1। और सबसे अर्लीस्ट नॉन विटामिन सी। विटामिन जो टर्म है वो किसने दिया बेटा, विटामिन टर्म दिया था फंक एंड हॉपकिन ने। किसने दिया, फंक एंड हॉपकिन ने। विटामिन डिस्कवर किसने किया, ल्यूनिन ने।
विटामिन किसने डिस्कवर किया? ल्यूनिन ने। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, बायोलॉजिकल रेगुलेटर, इनको बायोलॉजिकल रेगुलेटर भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी बोलते हैं, मींस दे आर इसेंशियल। हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है, बट ये हमारे लिए बेटा सबसे ज्यादा इसेंशियल है। तो विटामिन को अगर अपन देखते हैं बेटा, तो विटामिन अपने को दो टाइप के मिलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल के अंदर आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ADEK। ये आता है बेटा फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के अंदर आता है विटामिन बी और विटामिन सी, है ना, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन ADEK, ये किसके अंदर आता है? फैट सोल्यूबल। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं। ठीक है, वो ये पूछता है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल के अंदर है विटामिन बी एंड विटामिन सी। मतलब कुछ विटामिन बेटा ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, उनको अपने को फैट्स, फैट मतलब ऑयल, घी, जो अपन खाना बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ही क्या होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसे विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपने को दो टाइप के विटामिन को बेसिकली स्टडी करना है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। पहले हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किसको? फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या स्टडी करते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर सबसे पहला आएगा रेटिनोल। देखिए, रेटिनोल की अगर अपन बात करते हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन ए दैट इज रेटिनोल। ठीक है, इस रेटिनोल के अपन दो आइसोमरिक वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, मतलब विटामिन ए अपने को दो फॉर्म में मिलेगा बेटा, विटामिन A1 और विटामिन A2। A1 दैट इज रेटिनोल, A1 that is retinol, A2 dehydro retinol, dehydro retinol। तो विटामिन A1 बेसिकली इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब विटामिन A1 की डिफिशियंसी होगी। ये दो तो क्या हो गए, ये इसके आइसोमर हो गए बेटा। आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो विटामिन A1 बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं कि शाम के बाद दिखना बंद हो जाता है, वो किसके कारण होता है? विटामिन A1 के कारण। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें विटामिन A2 डिहाइड्रो रेटिनॉल, इसको कहा जाता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कॉर्निया जो है वो ड्राई दिखता है। मतलब किसी किसी की आंखें देखने पर ऐसी दिखती है कि इसकी आंखें इतनी रूखी है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, इसके अंदर टीयर ग्लैंड जो है वो फंक्शनल ही नहीं, मतलब इसके अंदर आंसू किसी किसी को आते ही नहीं, आंसुओं का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो एपिथेलियल लाइनिंग, टीयर प्रोडक्शन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन A2। कौन है बेटे? विटामिन A2। और विटामिन A2 की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ड्राई आईज, सूखी आंखें, पानी दिखता ही नहीं आंखों के अंदर। ठीक है, पूरी ड्राई हो जाती है, उसको बोलते हैं बेटा जीरोप्थेल्मिया। और विटामिन A1 इससे क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिनको रात में क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आया? तो ये था विटामिन। अब अगर अपने को इसको सही करना है, फैट सोल्यूबल है, तो इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा?
तो इसका सबसे अच्छा जो सोर्स होगा वो तो कैरेट है। सबको मालूम है कि भाई कैरेट जो है उसको खाना चाहिए, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कैरेट हुआ, कैरेट ऑप्शन में नहीं है तो गुआवा, गुआवा ऑप्शन में नहीं है तो मैंगो। ठीक है, तो कैरेट, गुआवा, मैंगो ये बेस्ट सोर्स है विटामिन ए के लिए। अगर अपने को विटामिन ए चाहिए तो विटामिन ए का ये सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, दूसरा आता है विटामिन डी। दूसरा आता है बेटे विटामिन डी। इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, या इसको बोलते हैं सन शाइन विटामिन। ठीक है, विटामिन डी को सन शाइन विटामिन भी बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारी स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब यूवी गिरती है बेटा तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कोल्ड कंट्रीज वाले लोग रहते हैं, अपन अगर गोवा वगैरह घूमने जाते हैं तो अपन बेसिकली मजाक उड़ाते हैं कि कैसे सोए हुए हैं समुद्र के ऊपर नेकेड, बट बेसिकली वो लोग बेटा विटामिन डी, क्योंकि वहां पे जो सन है वो ज्यादा निकलता नहीं है, 4-4 महीने वहां पे सन जो है उनको नसीब नहीं होता है, और सन अगर आता भी है तो उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कि विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाए उनके अंदर। ठीक है, और विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, तो ये कैल्सीफेरॉल की अगर अपन बात करते हैं तो कैल्शियम वगैरह इन सब के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। कैल्शियम अगर नहीं रहेगा तो उनके अंदर फर्टिलिटी का रेट जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। इसलिए बहुत सारे फॉरेनर्स कोल्ड कंट्री के इंडिया में आते इसलिए हैं, 3-3, 4-4 महीने यहाँ रुकते हैं, कंसीव करते हैं और फिर वो यहाँ से जाते हैं। तो ये जो विटामिन डी है इसको अपन ने क्या बोला? कैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी की कमी बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। बच्चों में अगर कमी होगी तो इसको बोलेंगे रिकेट्स। ठीक है, हाथ पैर से बैंड, ये जो हड्डियां है ना ऐसे बैंड हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ये बैंड हो जाती है बेटा। तो बच्चों के अंदर तो ये क्या कोज करता है? विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी हो गई बेटा तो रिकेट्स। ठीक है, और अगर अडल्ट के अंदर हो गई तो ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया की अगर अपन बात करते हैं तो जो बोन होती है वो ब्रिटल नेचर की हो जाती है, उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसको सुबह सुबह धूप में भी सुलाया जाता है। वो बेसिकली वो तो जॉन्डिस के लिए सुलाते हैं, बट उसके अंदर जो स्किन होगी बेटा उसके अंदर विटामिन डी क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। हमारे इंडिया में किसी को विटामिन डी की जनरली कमी नहीं होती है, जो केवल ग्राउंड में खेलते रहते हैं, दिन भर बच्चे धूप में खेलते रहते हैं, तो अपने यहाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन वो लोग जो पर्दा सिस्टम में रहते हैं और जहाँ सनलाइट जो है वो बहुत कम आती है, वहां पर विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर बेटा अडल्ट के अंदर होती है तो ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चों के अंदर होती है बेटा तो रिकेट्स। ठीक है, ये विटामिन डी। अब विटामिन डी का सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स तो क्या है विटामिन डी का? सनलाइट। आज सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? सनलाइट फ्री में मिल रही है। उसके अलावा तो बाकी जहां भी आपको समझ में नहीं आया वहां पे मिल्क, मीट, एग, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है बेटा? सनलाइट। विटामिन डी के बाद में तीसरा आता है विटामिन ई, टोकोफेरोल। विटामिन ई, टोकोफेरोल, इसको एंटी स्टरलिटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी स्टरलिटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई दैट इज एंटी स्टरलिटी, मतलब विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो स्टरलिटी हो सकती है, लेकिन विटामिन ई की कमी नहीं होना चाहिए, तो हम स्टेराइल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो विटामिन ई, टोकोफेरोल, इसको क्या बोलते हैं? एंटी स्टरलिटी, स्टरलिटी के अगेंस्ट में काम करने वाला। ठीक है, मतलब स्टरलिटी से बचाने वाला, अगेंस्ट में काम कर रहा है ना तो बचाने वाला, दैट इज टोकोफेरोल। या इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्यूटी विटामिन। तो आप चाहे शैम्पू लेकर आइए, आप चाहे कोई भी क्रीम लेकर आइए, आप
हर चीज के अंदर देखेंगे उसमें लिखा रहता है एनरिच्ड विद विटामिन ई। किससे एनरिच होता है बेटा? वो विटामिन ई से। और ये विटामिन ई स्टेरिलिटी को नहीं आने देता है अगर हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन ई प्रेजेंट है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, टोकोफेरोल या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो जो अपन बात करते हैं, जैसे आपने एलोवेरा सुना होगा, ठीक है, वो जितने भी चीजें में आप देखेंगे तो एलोवेरा दिया जाता है कि एलोवेरा एलोवेरा, तो एलोवेरा के अंदर विटामिन ई सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एलोवेरा के अंदर विटामिन ई जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो आप मार्केट के कोई भी क्रीम लाके लगाने से ज्यादा बेटर है कि अगर आपके घर पे एलोवेरा है तो उस एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट आप निकाल लें, उसको आप एज ए फेस मास्क फेस पे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अंदर विटामिन ई ज्यादा है और ज्यादातर कोशिश करें कि आप विटामिन ई का इंटेक करें। ठीक है, जितना ज्यादा विटामिन ई आपके अंदर होगा उतना ज्यादा आपकी ब्यूटी होगी, उतना ज्यादा आपके अंदर एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर नहीं आएगा। अदरवाइज उतना ज्यादा स्टेरिलिटी फैक्टर आपके पास में नहीं आएगा अगर विटामिन ई सफिशिएंट है। और विटामिन ई की अगर कमी हो गई बेटा तो स्टेरिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा? फैट सोल्यूबल विटामिन। अगला विटामिन है दैट इज विटामिन के। अगला विटामिन है दैट इज विटामिन के। तो विटामिन के को क्या बोलते हैं? नेफ्टोक्विनोन। विटामिन के को क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्टोक्विनोन। विटामिन के इसको बोलते हैं नेफ्टोक्विनोन। क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्टोक्विनोन। और विटामिन के बेटा हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉट होता है ना, उस ब्लड के क्लॉट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। विटामिन के हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। इसीलिए इसका एक और नाम होता है एंटी हीमोरेजिक विटामिन। क्या बोलते हैं इसको बेटे? एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक का मतलब क्या होगा? कि हीमोरेजिक का मतलब क्या होता है? ब्लड का फ्लो होना। तो ब्लड के फ्लो के होने को क्या करना? कम करना। उसको क्या बोलते हैं? एंटी हीमोरेजिक विटामिन। मींस इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोथॉम्बिन। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्बिन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एंटी हीमोरेजिक विटामिन। किसके लिए एसेंशियल है? प्रोथॉम्बिन के फॉर्मेशन के लिए। प्रोथॉम्बिन। प्रोथॉम्बिन से क्या बनता है? थॉम्बिन बनता है। थॉम्बिन से क्या होता है? ब्लड क्लॉट करता है। जब ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म देखेंगे ना तो वहां पे ये आएगा। तो जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है कहीं पे तो डॉक्टर क्या करते हैं बेटा? विटामिन के का इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नेफ्टोक्विनोन। क्या बोलते हैं? नेफ्टोक्विनोन। तो ये सब क्या थे बेटा? फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जनरली यहां से जो क्वेश्चन आता है ना वो इनके अल्टरनेट नाम से जनरली क्वेश्चन आता है। टोकोफेरोल किसको बोलते हैं? कैल्सीफेरोल किसको बोलते हैं? नेफ्टोक्विनोन किसको बोलते हैं? रेटिनॉल किसको बोलते हैं? डिहाइड्रोरेटिनॉल किसको बोलते हैं? ठीक है, ज़ीरोफ्थेल्मिया किसके कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? ठीक है, विटामिन ई का सोर्स क्या है? ईगो, एग और मीट। विटामिन आते हैं बेटे फैट सोल्यूबल के बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर अपन बात करते हैं बेटे तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर जो सबसे मेन है वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसमें बी और सी दो आते हैं, है ना? वाटर सोल्यूबल के अंदर कौन आते हैं बेटा? बी और सी। तो विटामिन बी जो है इसकी अलग अलग टाइप होती है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। ये अलग अलग टाइप होती है विटामिन। मैं आपको एक जिंगल बता देता हूं बेटा जिससे इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये है थायो रब्बा पेन नया प्यारा बहुत
सिया। मतलब हम बोल रहे हैं कि हमने एक नया पेंट सिलाया है और वो पेंट बहुत ही प्यारा उसने सिल कर दिया है, तो थायो रब्बा, ठीक है, पेंट नया प्यारा बहुत सिया, ठीक है। तो थायो की अगर अपन बात करते हैं तो थायमिन, रब्बा मीन्स राइबोफ्लेविन, पेंट मीन्स पेंटोथेनिक, नया मीन्स नियासिन, प्यारा मीन्स पायरिडॉक्सिन, बहुत मीन्स बायोटिन, सिया मीन्स साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें बेटा तो ये विटामिन B1, ये विटामिन B2, ये विटामिन B3, ये विटामिन B5, ये विटामिन B6, ये विटामिन B7, ये विटामिन B12। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर। बस मेन जो क्वेश्चन है बेटा वो यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है, केवल आपने सीक्वेंस याद रख ली बेटा, तो आपका विटामिन बी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बेटा सोल्व हो जाएगा आसानी से। थायो रब्बा, पेंट नया प्यारा बहुत सिया, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थायमिन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे डिसीज होती है कमी होने से, बेरी बेरी, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसका डिसऑर्डर है, तो थायमिन की अगर कमी हो गई बेटा तो बेरी बेरी होगा, ठीक है। ये डिसीज डिफिशियंसी डिसीज में लिख रहा हूं यहाँ पे, डेफिशिएंसी डिसीज, तो इसमें बेरी बेरी आता है बेटा, ठीक है। तो थायमिन को एंटी बेरी बेरी भी बोलते हैं, मतलब बेरी बेरी को रोकने वाला। और इन सबका सोर्स क्या है बेटा, मीट, मेल, पल्सेस, ये सब क्या है बेटा, राइस, फिश, ये इनके कॉमन सोर्स है, ठीक है। सबके सोर्स अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, अब जो जो मेन काम का है, जहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा वो सारा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। राइबोफ्लेविन, यहाँ पे चिलोसिस होता है बेटा, चिलियोसिस, चिलियोसिस या सोर थ्रोट, अल्सरेशन, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके मुंह में बहुत सारे छाले हो जाते हैं, बहुत बार गला खराब होता है, होठ के जो कॉर्नर्स होते हैं ना ये बार बार फटते हैं, उनको विटामिन B2 की डिफिशियंसी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स गाय का दूध, काउ मिल्क देकर भी ये चीज सही हो सकती है। B3 दैट इज नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या B3 की अगर अपन बात करते हैं बेटा तो इसको अपन, इससे जो डिसऑर्डर होगा वो होता है बेटा डर्मेटाइटिस, क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, इससे डिसऑर्डर होता है। तो इसको अपन B3 को, पेंटोथेनिक को यहां पर डर्मेटाइटिस, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, B3 को एंटी डर्मेटाइटिस, B3 को क्या बोलेंगे, एंटी डर्मेटाइटिस। और यहाँ पे जिससे जो डिसऑर्डर नॉर्मली होता है वो क्या होता है बेटा, डर्मेटाइटिस। या आप इसको ऐसा समझे कि जो बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है, तलवों में जलन होती है, हाथ पैर में जलन होती है, वो किसकी कमी के कारण होती है, B3 की कमी के कारण होती है। फिर आता है B5 नियासिन, ठीक है। B5 नियासिन की अगर अपन बात करते हैं तो आपने पेलेग्रा नाम सुना है, पेलेग्रा नाम सुना है बेटा आप लोगों ने, ठीक है। तो B5 जो है इसको बोला जाता है एंटी पेलेग्रा, क्या बोला जाता है B5 को, एंटी पेलेग्रा, मतलब पेलेग्रा डिसऑर्डर ये होने नहीं देता है। कौन, B5। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आया हुआ है कि B5 जो है उसकी अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, तो B5 की डिफिशियंसी होने से क्या होगा बेटा, पेलेग्रा होगा, क्या होगा बेटा, पेलेग्रा होगा। देखिए जो अगर अपन पेलेग्रा की बात करते हैं तो एक कॉमन सा क्वेश्चन एक बार पूछा था, क्या D4 क्या होता है, D4, जैसे पेलेग्रा की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे अपन इसको 4D भी बोल सकते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, डायरिया,
डिमेंशिया, डेथ और डर्मेटाइटिस। ये चार चीज बेसिकली किसके अंदर होती है? B5 की कमी से। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैलेग्रा। क्या बोलते हैं बेटा? पैलेग्रा। या अपन क्या बोलते हैं? 4D। क्या बोलते हैं? 4D। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। ये किसके कारण होता है बेटा? विटामिन B5 का डिसऑर्डर है। अगर डिफिशियंसी हो गई, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्या क्या होता है बेटा यहाँ पे? 4D का मतलब क्या होता है? डायरिया, डेथ, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। दैट इज 4D। क्या बोलते हैं? 4D। किसके कारण होता है? विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम क्या है बेटा? नियासिन। किसकी कमी के कारण हो रहा है? नियासिन की कमी के कारण ये हो रहा है। तो विटामिन B5 दैट इज नोन एज नियासिन। अब आता है विटामिन B6। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन। इसको बोला जाता है एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। ये भी क्या कहलाता है? एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। और यहां पे अगर अपन बात करें कि B6 की अगर कमी हो गई बेटा, तो B6 की कमी से क्या होगा? B6 की कमी से नर्वसनेस आती है। B6 का जो सबसे बड़ा डिफिशियंसी डिसऑर्डर है दैट इज नर्वसनेस। आप बहुत जल्दी अगर नर्वस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन देगा। और उस अपन क्या बोलते हैं? मल्टीविटामिन दे दी। अरे भाई, वो मल्टीविटामिन इसलिए दिए क्योंकि आपके अंदर विटामिन का क्या हो रहा है? डिफिशियंसी हो रही है। उसमें से एक विटामिन जो है वो नर्वसनेस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए क्या करा उसने? मल्टीविटामिन आपको दिया है। ठीक है। तो B6 की अगर अपन बात करते हैं दैट इज पाइरिडॉक्सिन, तो नर्वसनेस को कंट्रोल करने में क्या करेगा बेटा? ये हेल्प करेगा। B7 की अगर अपन बात करते हैं, ये बहुत काम का है, बायोटिन। B7 को अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यार मेरे कितने बढ़िया बाल थे, इतने सुंदर बाल थे, मेरे तो बाल झड़े जा रहे हैं। ठीक है, मेरा हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हेयर लॉस ना हो उसके लिए बेटा आप मेंटेन करें B7। क्या मेंटेन करें? B7। ये B7 जो है ये हेयर्स को मजबूती प्रदान करता है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर B7 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल जो है वो उनके अंदर बेटा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर इसका ट्रीटमेंट कराने भी जाएंगे, डॉक्टर क्या लिखेगा? BTN7 टैबलेट आती है, होगा कुछ नहीं, क्या होगा उसके अंदर? विटामिन C होगा, सॉरी विटामिन B7 होगा। क्या होगा उसके अंदर? विटामिन B7 उसके अंदर अपने को मिलेगा। तो विटामिन B7 हेयर फॉल से क्या करेगा? प्रिवेंशन देगा। और अगर अपन इसका सबसे अच्छा सोर्स देखें, क्या विटामिन B7 का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो वेजिटेबल्स। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप सारी वेजिटेबल्स को इंटेक कीजिए, व्हीट को इंटेक कीजिए, ईस्ट को इंटेक कीजिए। ये क्या है बेटा? ईस्ट हुआ, व्हीट हुआ। ईस्ट को मतलब ऐसे नहीं कि फंगस को अपने खाना है। ईस्ट बेटा बेसिकली जो है वो ब्रेड के अंदर क्या होती है बेटा? यूज होती है। बेकर्स ईस्ट बोलते हैं बेटा उसको अपन, ठीक है, हिंदी में खमीरा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ईस्ट हुआ, व्हीट हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ये क्या होंगे बेटा? इसके सबसे अच्छे सोर्स होंगे। अगला आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को अपन क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बेटा, पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। तो विटामिन B12 जो है बेसिकली अगर आपने कहा कोई फीमेल जो है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो है जो ऑफस्प्रिंग डेवलप भी हो रहा है, तो उसके लिए उसको मल्टीविटामिन दिया जाता है, जिसके अंदर उसको साइनोकोबालामिन वाला कंटेंट दिया जाता है, जिससे उसके अंदर खून की कमी ना हो। साथ में फोलिक एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ये सब क्या हुए बेटा? ये सारे के सारे विटामिन हुए। किस टाइप के विटामिन हुए? ये
सारे के सारे किस टाइप के विटामिन हुए बेटा? ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन, और उसमें भी कौन सा? बी। और विटामिन सी की अगर अपन बात करते हैं तो विटामिन सी से की डिफिशियंसी से कौन सी डिसऑर्डर होती है? स्कर्वी। कौन सा डिसऑर्डर होता है? स्कर्वी। तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है? आप केवल साइट्रस फ्रूट्स को इंटेक करें। विटामिन सी आपका इम्यून पावर बूस्टअप करेगा, विटामिन सी आपके इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाएगा। और अभी कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के चक्कर में अगर आपका इम्यून पावर बहुत मजबूत रहेगा तो बेटा बहुत बेनिफिट रहेगा। तो मजबूत इम्यून पावर बनाने के लिए फ्रूट जो है उसका इंटेक करें, ठीक है। जितने साइट्रस फ्रूट आप इंटेक कर सकते हैं उनको इंटेक करने की कोशिश करें। हमारे डाइट्स के अंदर रोज एक नींबू आधा नींबू होना चाहिए, कोई साइट्रस फ्रूट्स हमारे डाइट में होना चाहिए। उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेटा वो बिल्डअप होगा। और अगर इम्यून सिस्टम हमारा बिल्डअप नहीं हुआ और हमारे अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी विटामिन सी से? स्कर्वी। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी जो है इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा? स्कर्वी होता है। ये वो सारे विटामिन है बेटा जो हमारे लिए इसेंशियल है, चाहे वो फैट सोल्यूबल विटामिन हो चाहे वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो। समझ में आया बेटा? यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर बेटा विटामिन, उसके बाद में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर अपन देख चुके हैं, और अपन ने आज के लेक्चर के अंदर कैटल का स्टोमक देखा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एनसीईआरटी के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? इतना आप सब लोग पढ़कर रखिए। अगला चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हुआ, ठीक है। अपन ने एक चैप्टर जो है वो 11th क्लास का कंप्लीट कर लिया है। अब अगले जो लेक्चर होंगे बेटा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।